हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पीपीएससी ट्री सेकेंड फेज की आपकी 6 to 10 आपकी यहाँ पर डेली टेस्ट हो रही है। रात में 9 बजे से। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी कुछ कारणवश, आज आपकी क्लास होगी और रेगुलर ही क्लास चल रही है आपकी। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 24। ठीक है, 24 नंबर टेस्ट। यहाँ पर टोटल हम 80 सवाल यहाँ पर अभी देखेंगे, जिसमें आपका ज्योग्राफी से और आपका पॉलिटी से संबंधित हम क्वेश्चन लाए हैं। ज्योग्राफी से 40 सवाल देखेंगे और पॉलिटी से भी आपका 40 सवाल देखेंगे। ठीक है, इस सेट में जो ये सेट बनाया गया है इसमें आपका हर एक सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन लिया गया है। तो ज्योग्राफी से भी है, हिस्ट्री से भी है, पॉलिटी से भी है, इकोनॉमिक्स से भी है। तो अभी हम यहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स देखेंगे। ठीक है, तो दो दो करके, क्योंकि 120 क्वेश्चन अगर हम करेंगे एक दिन तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा और आप लोग भी उस पूरा क्लास नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम 80-80 क्वेश्चन करके पूरा हम यहाँ पर करते चलेंगे। तो फिलहाल अभी ज्योग्राफी और पॉलिटी देखते हैं, फिर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो बचेगा उसको भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है 7857824310। ठीक है, ये हमारा आपका नंबर है व्हाट्सएप। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। मात्र अभी ऑफर जो चल रहा है वो 351 का है। आप 351 पे करके आप सारे पीडीएफ एनसीईआरटी का एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें हर एक चैप्टर का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, सभी चैप्टर का आपको अलग अलग यहाँ पर बनाया गया है। रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है और बहुत उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाला गया है। ठीक है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी उसमें डाले गए हैं, है ना। जो क्वेश्चन पूछा गया है या फिर जो पूछे जाने की संभावना है ना, तो सारे क्वेश्चन उसमें आपको डाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 24, सामाजिक विज्ञान का, ज्योग्राफी और पॉलिटी यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 6 to 8, 9, 10। ये देखिए जो सेशन है 11, 12 के लिए भी देख सकते हैं आप, क्योंकि 11, 12 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए सामाजिक विज्ञान का कोई घर ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में ये पूछ सकता है। 1 to 5 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 6 to 8 और 9, 10 में तो खैर आ ही सकता है, उसके लिए तो खैर 100% उसी के लिए है। लेकिन अदर एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है। डेली जो आपकी टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से होती है और ये एनसीईआरटी पर आपको आधारित है। तो आपको तैयारी में भी से लग जाना है, ये नंबर आपको दे दिया गया है। तो चलिए ज्योग्राफी का सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ज्योग्राफी का आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 71 है, क्योंकि देखिए इसमें हर एक सेक्शन का क्वेश्चन है। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ज्योग्राफी और पॉलिटी देखेंगे और ज्योग्राफी जो हमारा स्टार्ट है वो 71 से स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम पॉलिटी देखेंगे। कल हम लोग हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स देख लेंगे आपका। ठीक है, नहीं तो अभी क्योंकि ज्योग्राफी पॉलिटी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था, ज्योग्राफी का कुछ टेस्ट हुआ है लेकिन हिस्ट्री का बहुत टेस्ट करवा दिए हैं, तो ज्योग्राफी पॉलिटी का कराना जरूरी था आपका। ठीक है, पहला सवाल है कि महावेली गंगा एक नदी है और ये नदी कहाँ बहती है। बहुत बार पूछा गया है, हमारे जो पड़ोसी देश है उसी देश में आपका ये बहती है। ऑप्शन है बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं, है ना। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। 5 ऑप्शन आपको इस बार भी पूछा जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी इस बार क्या है तो नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 150 में 150 का आपको जवाब देना है। पहला का आंसर हो जाएगा महावेली जो गंगा है, ये आपको पड़ता है दोस्तों श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका की ये पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि इसी का देखिए गंगा के नाम पर इसको, इसमें भी गंगा जोड़ दिया गया है, तो वहां पर इसको कहा जाता है महावेली गंगा आपका। ठीक है, जैसे भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा हमारी नदी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से श्रीलंका में सबसे पवित्र नदी महावेली नदी को माना जाता है, याद रखना है। ठीक है, श्रीलंका में ये जो नदी है काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी, और गंगा की लंबाई कितना है तो आपको पता होना चाहिए, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की आपकी लंबाई है। वहीं आपको श्रीलंका में जो महावेली नदी है इसकी लंबाई कितनी है तो मात्र 335 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है ना। श्रीलंका तो छोटा सा है ना दोस्तों, तो वहाँ ज्यादा लंबा नदी थोड़ी आपको मिलेगी, है ना। छोटी सी नदी है लेकिन वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है आपका। ठीक है,
चलिए श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि श्रीलंका क्या है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है दोस्तों, है ना। श्रीलंका द्वीपीय देश है। क्यों ये द्वीपीय देश इसको कहते हैं, है ना, क्योंकि ये भारत के नीचे है। आप यहाँ पर देखिएगा तो श्रीलंका यहाँ पर लटका हुआ मिलेगा। द्वीपीय देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, चारों ओर पानी ही पानी है ना, इसीलिए इसको कहते हैं हम द्वीपीय देश। ठीक है, द्वीप का मतलब ये होता है कि जिसके चारों ओर जल ही जल हो, उस स्थान को कहा जाता है द्वीप, है ना। ये तो आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका दूसरा नंबर सवाल है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है। चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है और फटाफट आपको जवाब देना है। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। मैं 80 क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा करवाना है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देना है इसको। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। ए आपका बिल्कुल गलत है। बी जो है नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है भाई, ये भी आपका सही है और उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसका देखिए कौन नहीं पूछ रहा था ना, तो फॉकलैंड द्वीप समूह कह रहा है हिंद महासागर, भैया बिल्कुल गलत बात है। फॉकलैंड द्वीप समूह कहां पर है, तो फॉकलैंड द्वीप समूह दोस्तों अगर आप वर्ल्ड का मैप अगर देखते हैं तो ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, कहां है, अटलांटिक महासागर में ये आपको पड़ेगा, अटलांटिक महासागर में आपका। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप देखिए अटलांटिक महासागर में भी आप अगर और भी अगर डीप में जाना चाहते हैं तो दक्षिण अमेरिका आप देखिएगा वर्ल्ड मैप में, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी छोर पर ना, दक्षिण पूर्वी छोर पर देखिएगा एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अर्जेंटीना नाम है। और अर्जेंटीना के बगल में ही दोस्तों, है ना, वहीं पास में आपका ये फॉकलैंड द्वीप है आपका। फॉकलैंड द्वीप जो है ना, ये कितने छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, तो 776 द्वीपों से मिलकर के आपको ये फॉकलैंड द्वीप आपका बना हुआ है। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप। और इस पर किसका अधिकार है, तो इस पर जो अधिकार है वो अंग्रेजों का अधिकार है, ये भी आप ध्यान में रखना है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि किलीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है कौन सा है आपका। बताइए किलीमंतन जो है, किलीमंतन एक द्वीप है दोस्तों, और वो किस द्वीप का अंग है, होन्शु का है, बोर्नियो का है, क्यूबा का है, किसका है ना। होन्शु जो है ये आपका जापान का एक छोटा सा एक द्वीप है आपका। बोर्नियो ये आपका इंडोनेशिया का है। क्यूबा का है, किसका है, क्या होगा 73 का आंसर बताइएगा। देखिए कालीमंतान जो है दोस्तों ये बोर्नियो का अंग है ना, किसका अंग है, ये बोर्नियो का अंग है। और बोर्नियो जो आपको दिखेगा तो इंडोनेशिया के पास आपको दिखेगा बोर्नियो। ठीक है, कालीमंतान जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब है कि भारत से अगर देखिएगा इसको तो भारत के पूर्व में आपको दिखेगा इंडोनेशिया, और वहीं पर है आपको दोस्तों कालीमंतान द्वीप, और ये बोर्नियो के अंतर्गत आपको आता है। ठीक है, और ये बोर्नियो क्या है, इंडोनेशिया का अधीन है ना, तो वही उसी के अधीन ये आपका आता है। जैसे कि भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, उसी प्रकार से आपका इंडोनेशिया में बोर्नियो हो गया, और उसी के अंतर्गत आता है ये कालीमंतान द्वीप आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 74 नंबर। 74 कह रहा है कि प्रसिद्ध अंगुलियो नुमा फिंगर क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिए जब नदी बहती है ना, अंगुलियो नुमा फिंगर कह रहा है झील क्षेत्र जो है ये कहाँ मिलती है। देखिए जब नदियां बहती है ना दोस्तों, तो ये एक प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है ना, एक प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है। ये देखिए अंगुली की प्रकार का आपका आकृति का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अंगुलियो नुमा, यानी कि फिंगर झील जिसको कहा जाता है। ठीक है, और ये पाया जाएगा आपको कहाँ, तो आपका अमेरिका में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अंगुलियो नुमा ये हो जाएगा आपका अमेरिका में। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर कहाँ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अंगुलियो नुमा झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 75 नंबर। वीडियो को एक बार थोड़ा सा सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है, तो 9 बजे आपको बिल्कुल फटाफट आ जाना है। प्रश्न है कि राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है। देखिए राजपुर नहर जो है किस नदी की उपशाखा है ना, जो नहर निकाला जाता है, तो कह रहा है राजपुर जो नहर है ये किसकी है, गंडक की, कोसी की, सोन की। तो आंसर हो जाएगा आपका कोसी की उपशाखा है आपका। ठीक है दोस्तों, ये किसकी उपशाखा है, कोसी की उपशाखा है राजपुर। राजपुर नहर दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो 366 किलोमीटर है। ठीक है, राजपुर नहर। ठीक है, इसके और भी जो प्रशाखा है इसकी लंबाई 366 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा।
देखिए कोसी नहर से बहुत सारा कोसी नदी से बहुत सारा नहर का निर्माण होता है, जैसे कि पूर्वी कोसी नहर, आपका पश्चिमी कोसी नहर, है ना। अगर पूछे कि पूर्वी कोसी नहर की लंबाई कितनी है, तो पूर्वी कोसी नहर की लंबाई हो जाएगा 44 किलोमीटर, पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई हो जाएगा 115 किलोमीटर। ठीक है, तो अलग अलग सब इसका लंबाई चौड़ाई आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोसी नहर, है ना, बिहार का शोक भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं, अगला सवाल है आपका 76 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोडाइकनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कोडाइकनाल। कोडाइकनाल जो है एक शहर है, जैसे पटना एक शहर है उसी प्रकार से कोडाइकनाल एक शहर है, और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो ये आप तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तमिलनाडु जाइएगा तो कोडाइकनाल वहाँ है, और कोडाइकनाल जो है ये पड़ता है आपका पालनी पहाड़ी पर। ठीक है, कहाँ पड़ेगा ये, पालनी पहाड़ी, और पालनी पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है, तो कोडाइकनाल जो है ये पालनी पहाड़ी पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर राज्य दिया हुआ रहता तो राज्य आपको मारना है तमिलनाडु आपका। ठीक है, तमिलनाडु में देखिए और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट, है ना, दोनों मिलता है तमिलनाडु में जाकर के, है ना। उसका नाम क्या है, नीलगिरी, और नीलगिरी की ऊंची चोटी दोदा बेटा, दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर, है ना। ये सभी चीज आपको याद रखना है। दोदा बेटा जो है आपका वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। दोस्तों बताइएगा, तिरहुत नहर का जो संबंध है वो किस नदी से है। ऑप्शन है कोसी है, सोन है, गंडक है। तो तिरहुत नहर का जो संबंध है ये आपका आंसर हो जाएगा गंडक से है। ठीक है, किससे आंसर है ये आपका, इसका जो संबंध है वो गंडक नदी से इसका संबंध है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका, आंसर नंबर सी हो गया आपका, बिल्कुल सही हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार में कह रहा है कि झरनी नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइए, बिहार में झरनी नृत्य जो है ये किस समुदाय का लोक नृत्य है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, है ना। तो क्या हो जाएगा, झरनी जो नृत्य है ये है आपका मुस्लिम समुदाय का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मुस्लिम समुदाय का लोक नृत्य है। और ये जो होता है, इसका आयोजन जो होता है वो जब मुहर्रम होता है तो उस समय इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य में नर्तक जो है शोक गीत गाते हैं दोस्तों। तो ये मुस्लिम समुदाय का है और मुहर्रम के समय ये वाला आपका होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। 79 है कि बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, बागमती नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। बताइए, तो बागमती नदी का जो उद्गम स्थल है ये महाभारत श्रेणी है। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और बागमती नदी जो है नेपाल के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ी से निकल करके महाभारत श्रेणी को काटते हुए सीतामढ़ी में से होते हुए दोस्तों ये बिहार में आपका प्रवेश करती है आपका। तो राज्य अगर पूछे कि किस राज्य से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है बागमती, तो सीतामढ़ी से होते हुए। और सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर में क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा बाढ़ भी लाती है आपका। ठीक है, तो उत्तरी बिहार में ये बाढ़ का भी कारण बनता है बागमती नदी से। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर आपका 80 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा नदी से मिलती है। बताइए, बिहार में गंगा नदी से, देखिए बिहार में तो गंगा नदी में मिलती है तो बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है, उनमें से कौन सी नदी मिलती है, तो गंडक है, सोन है, घाघरा है, कौन सा होगा आपका। तो गंडक, सोन, घाघरा ये सभी नदियां दोस्तों बिहार में गंगा से मिल जाती है आपका। गंडक नदी भी मिलती है, सोन भी मिल जाती है, घाघरा भी मिलती है, यानी कि आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि गंडक, सोन, घाघरा आदि नदियां बिहार में गंगा से मिल जाती है। अगर पूछे कि गंडक कहाँ मिलता है, तो गंडक नदी तो सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, गंडक नदी कहाँ पर, सोनपुर के पास। सोन नदी कहाँ पर मिलता है, तो सोन नदी मिलती है आपका मनेर के पास, है ना। सोन नदी कहाँ पे, तो मनेर के पास मिलता है। और घाघरा नदी अगर कहता है कि घाघरा कहाँ पर मिलता है दोस्तों, तो छपरा के निकट रामपुर में गंगा से ये मिल जाती है। अगर पूछता आपसे कि पुनपुन नदी
कहाँ पर मिलती है गंगा से, तो फतुहा के निकट, है ना। पुनपुन भी पूछा गया है, तो पुनपुन फतुहा के निकट मिलती है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोन नदी निकलती कहाँ से है, तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के पलामू से निकलती है, ठीक है। और गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत से आपका निकलती है आपको, ठीक है। ये सारे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 81 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कई बार हम आप लोग को बता चुके हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहा जाता है। तो दक्षिण जो गंगा का मैदान है, इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। ये भी उपजाऊ होती है, लेकिन नई जलोढ़ मिट्टी से थोड़ा सा ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें किस नाम से इसको पुकारते हैं दोस्तों, तो इसको हम पुकारते हैं करैल कैवाल मिट्टी के नाम से इसको पुकारा जाता है दक्षिण भारत में, सॉरी दक्षिण बिहार में, है ना। दक्षिणी बिहार में करैल कैवाल मिट्टी भी इसको कहा जाता है। देखिए, बिहार में अधिकतर जो मैदानी क्षेत्र है, अब बिहार कैसा क्षेत्र है, मैदानी है ना। और बिहार के मैदानी क्षेत्र में 90% जो क्षेत्र है, वहाँ पर दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी का जमाव है आपका बिहार में, है ना। इसीलिए बिहार में जो भी आपको बोना हो, जो भी उपजाना हो, सभी चीज़ आपको यहाँ पर उत्पादन हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर की काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बहुत अच्छा सवाल है। काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी में जो उत्पादन होगा वो होता है आपका कपास। सबको पता है कि काली मिट्टी में कपास होता है ना। क से काली, क से कपास, आप याद रखिएगा। कपास का काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो जो बेसाल्ट चट्टान है उसके टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। निर्माण होने में बहुत लंबा प्रक्रिया लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, हजारों लाखों बरस इसमें निर्माण होने में लगता है आपका। काली मिट्टियों को स्थानीय रूप में दोस्तों इसको रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही क्या कहेंगे, रेगुर मिट्टी अगर दिया रहे तो आप घबराइएगा नहीं, रेगुर कहिए या कपासी कहिए, है ना, क्योंकि कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको रूस में दोस्तों चेरनोजोम मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कहे कि रूस में काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो चेरनोजोम मिट्टी कहा जाता है रूस में इसको, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी का विस्तार अगर पूछे कि भारत में कहाँ कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र पूरा है, ये है, एमपी भी हो जाएगा, कर्नाटक भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका गुजरात में भी थोड़ा बहुत है, राजस्थान में भी इसका फैलाव है, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा सा फैलाव है इसका, है ना। बहुत सारे राज्यों में इसका फैलाव है आपका। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर की आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र कौन सा है। आल्प्स पर्वत जो मिलेगा दोस्तों, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो यूरोप में मिलेगा, ठीक है। आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो ये यूरोप में पड़ता है। प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है, तो इससे संबंधित देश कौन सा होगा बताइएगा। फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है। तो आल्प्स पर्वत जो है दोस्तों, ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया, मोनाको, स्विट्जरलैंड, है ना, ये सभी में फैला हुआ है आपका, है ना। यानी कि फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी फैला हुआ है, स्विट्जरलैंड में भी फैला हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और यही जो ऑप्शन है ना, सब लोग को यही मारा करता है हर बार एग्जाम में। इस बार भी इसी ऑप्शन को लेकर के अधिकतर लोगों का कम से कम 10 नंबर गलत हुआ है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई को लेकर के, ऑप्शन नंबर डी को लेकर के, ये दो ऑप्शन ऐसा है जो इंसान को बहुत ज़्यादा छकाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा आपका। अगर कहे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, तो इंडीज आपको पता होना चाहिए, जो दक्षिण अमेरिका में है ना। और सबसे ऊंचा कहे तो सबसे ऊंचा हो जाएगा आपका हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इंडीज की लंबाई कितनी है, तो 7000 किलोमीटर लंबा है दोस्तों इंडीज आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना दोस्तों, इसमें 4 देश आते हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। इसमें कौन कौन आता है, नोट कर लीजिएगा। इरिट्रिया तो आता ही आता है,
जिबूती आता है और इथियोपिया आता है एक, और एक सोमालिया आता है। ठीक है, एक है आपका इथियोपिया और एक है सोमालिया, एक है जिबूती, एक है इरिट्रिया। ये 4 देशों को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखिएगा अफ्रीका महादेश का मानचित्र तो इस प्रकार से मिलेगा आपको अफ्रीका। तो यहाँ पर जो देखिए ये जो भाग है ना, ये निकला हुआ भाग है थोड़ा सा। ठीक है, और यहीं पर ये चारों देश हैं। ठीक है, यहीं पर क्या है, ये चारों देश है, 1 2 3 और एक 4 देश। ठीक है, तो ये चारों देश में इसी को कहते हैं क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न माने क्या होता है, सिंग। तो ये अफ्रीका का सिंग है दोस्तों, है ना, सिंग जैसा निकला हुआ, इसलिए इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो प्रश्न कह रहा था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले 4 देशों में कौन सा जो देश है वो स्थल रुद्ध है, मतलब चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इथियोपिया जो है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में जो इथियोपिया है वो स्थल रुद्ध है, और इथियोपिया आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, इथियोपिया जो है ना वो है आपको स्थल रुद्ध, बाकी ये 3 देश स्थल रुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर, कह रहा है कि अंडमान और निकोबार में सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है। बताइए, अंडमान और निकोबार में सैंडल जो पीक है ये किस द्वीप पर स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये, जिसका नाम है सैंडल पीक। ठीक है, इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा 737। ठीक है, 737 मीटर, और ये जो स्थित है वो उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, कहाँ है, उत्तरी अंडमान में ये आपका स्थित है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए, चिपको आंदोलन जो हुआ था ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, है ना, पेड़ों की कटाई से आपका संबंधित है, वनों के संरक्षण से ये संबंधित है चिपको आंदोलन। और ये आंदोलन जो हुआ था आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा 1973 ईस्वी में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछ रहा था चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बांध निर्माण रोकने से है, गलत बात है। खनन होने वाली रोकने से है, ये भी गलत बात है। वृक्ष को रोपण को जंगल में रोकने से है, नहीं, रोकने से थोड़ी था, जो कटने से था आपका, है ना। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चिपको आंदोलन जो था ना, जो वृक्ष के जो जंगल काटे जा रहे थे उसको रोकने से ये संबंधित था। लोग जाकर के पेड़ में ही चिपक जाते थे। ठीक है, और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को जाने भी चली गई थी, बहुत सारे लोगों की आपका। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 87 नंबर। और अगर आपको बीपीएससी सेकेंड फेज के लिए, है ना, ट्री 2 के लिए ये 6 से लेकर के 10 क्लास तक दोस्तों एमसीक्यू नोट्स आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी मिलेगा, और ये नंबर है आपको व्हाट्सएप नंबर, इसी नंबर पर आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं, बता दिया जाएगा कैसे आपको मिलेगा। प्रश्न है कि रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है ना। तो काली मिट्टी ये भी बताए थे कि सबसे अधिक विस्तार इसका मिलेगा दोस्तों, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है, राजस्थान में भी है, आंध्र में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे सबसे ज्यादा विस्तार तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है आपका। ठीक है, चलिए ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 88 नंबर। 88 नंबर है कि बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों जो कि गोखुर झीलों का निर्माण करते हैं किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए, नदी जब बहती है, गोखुर झील के बारे में कई बार बताया ना, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। नदी जब बहती है दोस्तों, है ना, तो ये सर्पिलाकार आकृति में बहती है ना। नदी बहती है तो क्या होती है, सर्पिलाकार आकृति में बह रही है ना। जब बाढ़ आता है तो नदी बहुत दूर तक अपना मतलब बन जाती है। ठीक है, जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो नदी का क्या होता है, रास्ता बदल जाता है ना। रास्ता बदल जाने से क्या होता है, अब नदी इस प्रकार से बहने लगी। ठीक है, अब नदी ऐसे बहने लगी, तो ये वाला जो भाग था ये क्या हो गया, छूट गया, ये वाला छूट गया, और इसी में क्या हो गया दोस्तों, पानी भरा रह गया। तो इसी को कहते हैं क्या, गोखुर झील, है ना। इसी को क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। इसी को स्थानीय नाम में क्या जाना जाता है, तो स्थानीय नाम इसको कहते हैं दोस्तों मौन, या फिर इसको मन कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर बिहार को बेगूसराय का कांवर झील जो है ये गोखुर झील का उदाहरण है।
ठीक है। और ये जो कांवर झील जो है ना, गोखुर झील, ये सबसे बड़ा झील है, गोखुर झील का उदाहरण आपका, है ना। तो बिहार में दोस्तों, उत्तरी बिहार में खास करके तो नदियों के द्वारा दोस्तों ये गोखुर झील का निर्माण होता है, और इसको मौन या फिर मन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और यह झील जो होता है वो मीठे पानी होगा। मीठा पानी का होगा क्योंकि ये नदी के द्वारा निर्माण हुआ ना। तो ये भी पूछ सकता है कि गोखुर झील का निर्माण किससे होता है, तो नदी से होता है। या फिर दे दे कि मौन झील का निर्माण या मन झील का निर्माण, ठीक है, या गोखुर झील का निर्माण, सब एक ही है, ठीक है। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 89 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये कहाँ से गुजरती है, ये आप बताना है। तो कई बार बताए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है ना, हर एक देश के बीचों बीच से गुजारा जाता है ये, ठीक है। जो भी देश है, जैसे भारत है ना, तो भारत के बीचों बीच से कौन सी लाइन होगी, तो भारत के बीचों बीच से जो गुजरी है वो हो गया आपका 82.5 डिग्री, है ना। 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से। सबसे पश्चिमी हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे पूर्वी हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बीच में अगर आप निकालिएगा तो 82.5 डिग्री आएगा। जो आपका 82.5 डिग्री के पास समय होगा वही क्या होगा, पूरे भारत में समय होगा। यही ना है आपका, यही इसी को तो कहते हैं मानक समय रेखा, है ना। और ये भारत से कहाँ से गुजरती है दोस्तों, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। ऐसे देखिए इसका आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ओहो हो सॉरी। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैंने भारत का समझ लिया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, ये है आपका 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना मान है, 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरता है ये पूछ रहा था आपको, ठीक है। भारत का अगर पूछता कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तब आंसर होता इलाहाबाद का नहीं, है ना। हम क्वेश्चन सोच लिए कि भारत वाला पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर है। 180 डिग्री जो देशांतर गुजरती है दोस्तों, ये कहाँ से, तो ये प्रशांत महासागर से, ठीक है, याद रखना है, प्रशांत महासागर से होकर के ये गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180, और ये जल से होकर के गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का 1884 में ही इसका निर्धारण हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि 90 नंबर की बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में होता है। देखिए वो बिहार के कौन सा नदी का है जिसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के पठार से होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो सोन नदी तो मैंने कितना बार आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये है अमरकंटक का पठार, और यहीं से निकलती है, जब बढ़ जाती है उत्तर की ओर और चल जाती है बिहार। अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, नर्मदा नदी, जो चल जाती है किधर, तो पश्चिम की ओर। यहीं से बगल में निकलती है कौन सी नदी, महानदी, जो चली जाती है आपको कहाँ, इधर आपको पूरब की तरफ। तो ये बहुत सारी नदियां अमरकंटक से आपको निकलती है। तो सोन नदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सोन नदी की लंबाई कितनी है, अगर लंबाई पूछे तो 784 किलोमीटर, ठीक है, 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर कि परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए। देखिए परवाल जो होता है ना, इसका जो मतलब एक प्रकार का जीव है, ठीक है, तो ये उथले समुद्र में आपको पाया जाएगा, ठीक है, उथले समुद्र में। जैसे कि यहाँ अंडमान निकोबार जो अंडमान नहीं, लक्षद्वीप, तो ये परवालों से मिलकर के बना हुआ है लक्षद्वीप आपका। तो कह रहा है कि जो परवाल है इसके विकास के लिए औसत लवणता कितनी होनी चाहिए समुद्र की। समुद्र में तो पानी लवणता है, यानी कि खारा है, तो आखिर इसके ऊपर विकास के लिए कितना होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 22 से लेकर के 27% तक होना चाहिए, ठीक है, 22 से 27% तक होना चाहिए, तभी इसका विकास हो सकता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में है। देखिए दंडकारण्य पठार का जो विस्तार है
वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ किस राज्य में हो जाएगा? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार आपको मिलेगा दोस्तों झारखंड में नहीं है, नहीं पूछ रहा था ना, झारखंड में इसका विस्तार नहीं है। उड़ीसा में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा इसका विस्तार, है ना। आपको आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है, ठीक है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसका विस्तार है, जबकि झारखंड में इसका विस्तार नहीं है। दंडकारण्य पठार का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, ये तो पूछ रहा था, इस किस में नहीं है। आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93 नंबर की, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? देखिए, बिहार में तो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण में आपका, ठीक है। उसके अतिरिक्त कह रहा है कि बिहार में एक टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है, कैमूर में, गया में, मुंगेर में, कहाँ पे? तो वो हो जाएगा आपका कैमूर में दोस्तों, ठीक है। कैमूर में बनाने का प्रस्ताव है। इसके बारे में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अलावा जो है वो कैमूर में एक और नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है आपका, ठीक है। भारत में अगर पूछे कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट प्रारंभ कब हुआ था, तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था 1973 में, ठीक है। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और बाघ दिवस कब मनाते हैं, यानी कि टाइगर दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं हम लोग बाघ दिवस, ठीक है, बाघ दिवस मनाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर कह रहा है 94 नंबर की, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? देखिए, उत्तरी गंगा मैदान में दलदली है, नवीन है, बालसुंदरी है ना। तो कौन सी मिट्टी नहीं पूछ रहा भाई, कौन सा नहीं पाया जाता है? देखिए, उत्तरी मैदान में दोस्तों आपको बहुत सारी मिट्टियां हैं, है ना, जिसमें दलदली भी कह सकते हैं, नवीन, बालसुंदरी। क्या होगा इसका आंसर सही में, ये बताइएगा, है ना। तो जलोढ़ मिट्टी तो उत्तरी मैदान में पाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है ना। दलदली मिट्टी भी है ना, क्योंकि उत्तरी जो मैदान है वो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में नदियाँ बहती है, तो दलदली भी हो जाएगा। नवीन जलोढ़ वहाँ पर है ही, है ना, बालसुंदरी भी है, इसीलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। 95 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 दिया गया है आपको शहर, और सूची 2 दिया गया है आपको नदी, यानी कि कौन से शहर किस नदी के किनारे आपका स्थित है। जैसे खार्तूम है, खार्तूम जो है दोस्तों ये आपको नील नदी के किनारे है, ठीक है। खार्तूम किसके किनारे हैं? तो नील नदी, आप इसको मिला दीजिए, है ना। ब्रेजाविले जो है दोस्तों ये जैरन नदी के किनारे है आपका, यानी कि 1 पर मिला दीजिए, ठीक है। और रॉटरडैम जो है ये राइन नदी के किनारे है, रॉटरडैम चल जाएगा राइन नदी, और पेरिस हो जाएगा सीन नदी, यानी कि इसको आप आंसर हो दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नील नदी के तट पर दोस्तों मिस्र का खार्तूम, खार्तूम अगर पूछे कि ये है कहाँ, तो मिस्र में एक शहर है खार्तूम, तो ये क्योंकि मिस्र के बीचों बीच से होकर के बहती है नील नदी, है ना, तो बीच में आ जाता है खार्तूम, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। मिस्र को दोस्तों नील नदी का देन कहा जाता है, क्योंकि उसके बीचों बीच से होकर के बहती है, और उसका जीवन दाता कह सकते हैं मिस्र का आपका, ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है नील नदी की देन मिस्र को दोस्तों। नील नदी क्या है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, पता ही है, और ये आपको कहाँ जाकर के गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। राइन नदी जो है ना, ये राइन नदी को कहा जाता है कोयला ढोने वाली नदी। ये राइन नदी के बारे में कई बार पूछा गया है, कोयला ढोने वाली नदी है, और ये जर्मनी में बहती है मेन रूप से, और जर्मनी का रूर प्रदेश भी इसको कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 96 नंबर की, नाजका प्लेट किसके बीच में स्थित है? बताइए। नाजका प्लेट, बहुत बढ़िया सवाल है ना। प्लेट के बारे में आप लोग को कई बार बताए हैं, और एक क्वेश्चन आपको प्लेट से भी एग्जाम में पूछ सकता है ना, जैसे कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांतीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, है ना, इंडियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। तो ये प्लेट के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है बहुत सारी भिन्न भिन्न प्लेटों से मिलकर के बनी है, तो उसी में एक है आपका नजका प्लेट दोस्तों। नजका प्लेट कह रहा है किसके बीच स्थित है? याद रखिएगा कि नजका प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है आपका ये नजका प्लेट, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97 नंबर की, मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य तितली घोषित किया है? बताइए, मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? तो मालाबार ट्री निम्फ जो है दोस्तों, इसको राज्य तितली घोषित किया ना, किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? वो राज्य हो जाएगा आपका गोवा, है ना, वो राज्य हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, गोवा राज्य ने दोस्तों मालाबार ट्री निम्फ को राज्य तितली घोषित किया है। ठीक है, भारत का प्रथम तितली पार्क अगर पूछे कि कहाँ पे है, तो ये बनेरघट्टा में स्थापित है। भारत का प्रथम तितली पार्क जो है वो बनेरघट्टा में है, और बनेरघट्टा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस या किन देशों या देशों की सीमाएं इजराइल से मिलती है दोस्तों, है ना, इजराइल से किसकी सीमा मिलती है? लेबनान की, जॉर्डन की, सीरिया की, क्या हो जाएगा? देखिए, इजराइल देश की सीमा जो है वो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा। लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, ये सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर क्या आ जाएगा? सभी आ जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इजराइल अगर देखिएगा आप तो इसके उत्तर में लेबनान है, पूर्व में सीरिया है और जॉर्डन है, और इजराइल के दक्षिण पश्चिम में अगर देखिएगा तो आपको मिस्र दिखेगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, और अभी युद्ध भी चल रहा था आपका, ठीक है, इजराइल को लेकर के। अगला प्रश्न है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कह सकते हैं? तो बहुत बढ़िया सवाल है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं वो है कोयम्बटूर, है ना, वो है आपका कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कोयम्बटूर। ठीक है, अगला है, अगर पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा ना, अगर पूछता भारत का मैनचेस्टर तो क्या हो जाता? अहमदाबाद, है ना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछे तो कानपुर, है ना, उत्तर भारत का कानपुर हो जाता है आपका। तो 3 को मैनचेस्टर से पूछा जाता है आपका। अगला प्रश्न है 100 नंबर की, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को पंपास, लानोज, सवाना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? पंपास, लानोज, सवाना क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों आपका 100 का हो जाएगा आपका सवाना, है ना। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर आपका, है ना। उष्णकटिबंधीय कभी दे देगा आपको शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय कौन कौन से घास के मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो सवाना है, और ये आपको मिलेगा अफ्रीका महादेश में, ठीक है। अफ्रीका महादेश में आपको खास करके ये मिलेगा आपको केन्या और तंजानिया वाले क्षेत्र में दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101 नंबर। 101 है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? बताइए, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तपोवन जो है, तपोवन आपको मिलेगा, ये मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। तपोवन जो है ये विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है, ठीक है। तपोवन जल विद्युत परियोजना ये है आपको उत्तराखंड में, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इस परियोजना का निर्माण जो हुआ था वो एनटीपीसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है, ग्रैंड कैनियन। देखिए, आपको बताए थे कि जब नदी बहती है दोस्तों तो भी घाटी का निर्माण होता है, और यही भी घाटी जब बड़ा हो जाता है तो इसको गॉर्ज कहते हैं, और यही गॉर्ज और बड़ा हो जाता है तो इसको कैनियन कहते हैं, ठीक है। तो ये कैनियन कहिए, भी घाटी निर्माण कहिए, भी घाटी कहिए, गॉर्ज कहिए, कैनियन कहिए, ये सबका आकृति का जो निर्माण हो रहा है किससे हो रहा है? नदी से हो रहा है। तो ग्रैंड कैनियन जो है ये कोलोराडो नदी है, ठीक है, कोलोराडो नदी है। और ये नदी कहाँ की है? तो यूएसए की नदी है, ठीक है। कोलोराडो नदी में ही ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है आपका। जो उसकी गहराई क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ना। जितना ज़्यादा ये गहरा होते जाएगा तो बहुत ज़्यादा गहरा है तो इसको कैनियन कहेंगे, छोटा है थोड़ा सा गहरा है तो इसको गॉर्ज कहेंगे, एकदम छोटा और छोटा है तो इसको भी आकार की घाटी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा 103 नंबर की, अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए दोस्तों, अटाकामा रेगिस्तान जो है ये किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मंगोलिया, है ना, क्या होगा? अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल जो है ये जो है
विश्व की सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, वो है अटाकामा। और अटाकामा मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आपको मरुस्थल है ये। जितने भी मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो महादेश के पश्चिमी छोर पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और अटाकामा मरुस्थल कैसा है, तो शुष्क पठार है ना, शुष्क पठार है। मरुस्थल जो होता है, रेगिस्तान जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो गर्म होता है, एक ठंडा होता है। भारत में दोनों पाया जाता है आपका। ठीक है, गर्म वाला थार हो गया और ठंडा वाला लद्दाख वाला हो गया। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय अगर देखा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि जनगणना होता है तो इसका भी जनगणना होता है और पता चलता है कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका भील की, है ना। भील जो जनजाति है, इसकी संख्या अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा है 2011 के अनुसार। और इसकी संख्या अभी वर्तमान में दोस्तों 1 करोड़ 1 इकाई दहाई, आप याद रखिएगा 16,90,890, है ना। 16,90,890 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 16,90,890 इसका टोटल जनसंख्या 2011 के अनुसार है। अगर पूछे कि भील जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, थोड़ा बहुत गुजरात में भी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर। मारमागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मारमागुआ बंदरगाह। देखिए, मारमागुआ बंदरगाह ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य अगर बोले तो वो हो जाएगा आपका कौन, तो गोवा, है ना। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है। और गोवा में ही दोस्तों मारमागुआ बंदरगाह है। ये कई बार आया हुआ सवाल है आपका। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि मारमागुआ जो बंदरगाह है, यहाँ से किस चीज का निर्यात होता है। तो यहाँ से दोस्तों लौह अयस्क, नोट करिएगा, है ना, लौह अयस्क का निर्यात होता है आपका इस बंदरगाह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 106 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। बताइए, उत्तरी गोलार्ध में मरुस्थल स्थित नहीं है। कालाहारी है, गोबी है, चिहुआ हुआन है। तो वो कौन सा मरुस्थल है जो उत्तरी गोलार्ध में नहीं है भाई। तो कालाहारी जो है ये तो दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो गलत हो जाएगा। गोबी का मरुस्थल, हाँ, कौन सा नहीं है, अच्छा नहीं पूछ रहा था, तब तो हमारा आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, है ना। तब तो हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि गोबी का मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में है और चिहुआ हुआन भी आपका उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर कालाहारी। क्योंकि कालाहारी जो है ना, ये बोत्सवाना में है, अफ्रीका महादेश देखिएगा। ठीक है, अफ्रीका महादेश अगर आप देखते हैं, है ना, तो अफ्रीका महादेश के आपको यहाँ पर मिलेगा आपको कालाहारी मरुस्थल आपका दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये बीचों बीच से गुजर रही है आपको भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ढेर नीचे में है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा कालाहारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 107 नंबर। अगर आपको बीपीएससी सेकेंड फेज का बीपीएससी 2 के लिए एनसीईआरटी 6 to 10 तक एमसीक्यू नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको चाहिए तो आप इस पर फटाफट कमेंट कर लीजिए। अभी जो ऑफर है, ऑफर का लाभ उठा लीजिए। ठीक है, अब ज़्यादा दिन इसका ऑफर खत्म हो जाएगा छठ पूजा के बाद। प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची एक तरफ है जयमंडल स्थल है, दूसरा है आपका स्थापना है। जैसे कि नीलगिरी की स्थापना कब हुई, नंदा देवी, सुंदरवन, कंचनजंगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो जयमंडल स्थल है। तो नीलगिरी जो है ना, ये भारत का सबसे पहला जयमंडल है ना। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, नीलगिरी क्या है, भारत का सबसे प्रथम है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 86 में हुई थी दोस्तों, है ना, सबसे पहले हुई थी 86 में। और नंदा देवी आपको मिलेगा उत्तराखंड में दोस्तों, तो इसका हुआ था आपका 88 में। ठीक है, इसका 88 में। सुंदरवन ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में, तो हुआ था 89 में। ठीक है, और कंचनजंगा है आपका सिक्किम में, और ये हुआ था स्थापना 2000 में। सब याद रखिएगा, पूछा जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर। 108 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए दोस्तों पील आयोग का गठन हुआ था। कौन से आयोग का, पील आयोग, याद रखिएगा। इस आयोग का क्या नाम था, पील आयोग का गठन किया गया था।
है ना। पील आयोग जो था दोस्तों, ये 1858 में इसकी गठन होती है और इन्होंने इसकी रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, क्योंकि अगर यूरोप वाले ज़्यादा रहेंगे तो कुछ किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे, है ना। इसी वजह से यूरोप का उसमें सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। आंसर हो जाएगा आपका पील आयोग। अगला प्रश्न है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है। देखिए ग्रेट नाम का अगर आपको मरुस्थल पूछे एग्जाम में, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रेट होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या होते हैं, ग्रेट होते हैं। और ये ग्रेट सैंडी कहाँ मिलेगा आपको, ग्रेट सैंडी मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी सब दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही है आपका, ठीक है। ग्रेट सैंडी या ग्रेट विक्टोरिया, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में ही आपको पड़ता है दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अभी बताए थे अटाकामा मरुस्थल, और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। देखिए शुष्कतम अलग चीज है और गर्म अलग चीज है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे शुष्कतम, है ना, सबसे शुष्कतम मरुस्थल, तब होता आपका अटाकामा मरुस्थल। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे गर्म, है ना, सबसे गर्म अगर पूछे भाई तो आपको मारना है कालाहारी। सबसे गर्म अगर पूछे तो कालाहारी, ये आपको टिक करना है। और शुष्कतम पूछे तो अटाकामा हो जाएगा। कालाहारी बोत्सवाना में है और आपका अटाकामा आपको दक्षिण अमेरिका में भी आपको हम बताए थे, है ना। तो एशिया का अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में जो है आपका, और चीन में भी थोड़ा बहुत इसका भाग फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो ग्रेट विक्टोरिया, जो अभी आपको, ये तो ग्रेट सैंडी के बारे में बताया ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं, है ना, वीडियो को थोड़ा सा एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको 9 बजे से जो क्लास होती है वो आपको मिलते रहेगा। और इसका भी पीडीएफ, जो अभी क्लास हो रही है ना, इसका भी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और पीछे जितना टेस्ट हुआ है, 23 टेस्ट हुआ है, 24वां टेस्ट है, सभी का टेस्ट आपको वहां पर आज डाल दिया गया है। आज देखिए ग्रुप में फिर से लगभग 170 पीडीएफ आपको डाला गया है दोस्तों, है ना, लगभग 170 पीडीएफ डाला गया है। जिनका पीडीएफ डिलीट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो गया होगा, मोबाइल फोन भुला गया, कुछ हो गया, डाउनलोड करके रख लीजिए, दोबारा आज के बाद नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। और मैं मैसेज भी कर दिया था, है ना, बता दिया था, और सभी पीडीएफ आपको आज फिर से हम दोबारा ग्रुप में सेंड कर दिए थे। बहुत सारे लोगों का आ रहा था मैसेज कि सर फिर से भेज दीजिए, फिर से भेज दीजिए, तो हम भेज दिए भैया, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप उसको डाउनलोड, खाली डाउनलोड नहीं करना है भैया, उसको रट जाना है, रट जाइए, रिजल्ट हो जाएगा, समझे ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता, है ना, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौरमोता है। गौरमोता ये है, देखिए सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों गुजरात का गौरमोता। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पर आपका ये स्थित है ना, गौरमोता 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे पूर्वी कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जो है वो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। सबसे पूर्वी कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है, और सबसे पश्चिमी जो है वो है आपका गुजरात में गौरमोता, और ये दोनों बीच की लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है, अगर देखिएगा तो कितने डिग्री का अंतर है, तो डिग्री में अगर देखिएगा तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे का अंतर है ना, 2 घंटे का लगभग अंतर है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। आज देखिए इतना ही हम रहने दे, बहुत लंबा क्लास हो रहा है, क्योंकि अभी पॉलिटी भी हमको 40 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। और इसको हम कल करवा देंगे, है ना, एक 40-40 ही करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो लंबा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसका पॉलिटी का भी हम करवा देंगे, नहीं तो अगर नहीं कहिएगा तो इसका हम पीडीएफ दे देंगे, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन करवा देने से ये होता है कि कॉन्सेप्ट सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाता है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसका आंसर भी आपको दे दिया गया है। और ये रहा आज का क्लास। 1,22,000 आपका सीट जो आपकी आ गई है वैकेंसी, तो बिल्कुल आपको लग जाना है बीपीएससी सेकेंड फेज में,
है ना, इस बार आपका रिजल्ट हो जाएगा। और जो लोग देखिए 51 नंबर से अगर अभी छूट रहे हैं तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में उनका हो सकता है, उम्मीद तो है। अब देखिए कब तक आता है, महीने के लास्ट में उम्मीद है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको जारी कर दिया जाएगा, है ना। और जो लोग अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं तो भैया पीडीएफ ले लीजिए, एकदम इसको रट जाइए, आपको एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। मात्र 351 यहाँ पर चार्ज है। ये नंबर आपको दिया गया है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप इस पर आप जुड़ सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पे करना है इसी नंबर पर, और इसी नंबर पे जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर जरूर भेज दीजिएगा। यही नंबर आपको देखिए व्हाट्सएप भी है, तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा 7857824310, है ना। हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देंगे, है ना। बस जितना आपको देंगे बस उतना आपको कर लेना है। हाँ, समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, ठीक है, अगर लेने की सोच रहे हैं तो। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 क्लास तक, सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू के रूप में बनाया गया है, नोट्स, और ये चैप्टर वाइज मिल जाएगा, है ना। सब मिला जुला नहीं है, सब अलग अलग चैप्टर है। जैसे 6 का अलग है, 7 का अलग है, 8 का अलग है, 9 का अलग है, 10 का अलग है, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। चारों सेक्शन का आपको अलग अलग प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल, है ना। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल तैयारी करते रहिए हो। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो एक से अधिक वीडियो भी हम आप लोग को अपलोड कर देंगे, है ना। दिन में 1 या 2 वीडियो, ठीक है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, और लेकिन जो पीडीएफ दिया जाता है वो आप जरूर कीजिएगा, उतना में ही आपको काम हो जाएगा। और एनसीईआरटी बुक आप फॉलो करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, उसके अलावा आप पीडीएफ का टेस्ट लगाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।